हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो दोबारा से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, क्लास 11th हिस्ट्री की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब्बासी क्रांति से शुरुआत होती है और अब्बासी क्रांति के पश्चात इस टॉपिक में हम देखेंगे कि धर्म युद्ध किस प्रकार से हुए और धर्म युद्धों के रीजंस क्या थे और उनके आउटकम्स क्या थे। और उसके बाद हम कुछ यहाँ के जो आगे का डेवलपमेंट है किस प्रकार से रिलीजियस मैटर्स को लेकर और स्कॉलर रूप से और जो आर्किटेक्चर को लेकर किस प्रकार के डेवलपमेंट हमें इस्लामिक लैंड्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो अब्बासी क्रांति का यदि रीजन हमें समझना हो तो उस समय जो खलीफा सिस्टम में जो शुरुआती 4 खलीफा थे, 4 खलीफाओं के बाद जो उमैयद वंश था, उमैयद वंश ने अपनी खुद का एक ऐसा खिलाफत वाला सिस्टम इस्टेब्लिश किया वहां पे कि एक होता है ना कि एक ऐसे वंशानुगत सिस्टम वाले को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जिसमें राजा के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होगा उसी को शासक मान लिया जाएगा। लेकिन उमैयद जो वंश था उससे ज्यादातर लोग उस समय बहुत ज्यादा नाराज थे। तो बेसिकली रीजन यदि देखा जाए तो उस समय जो खिलाफत है, खिलाफत का विस्तार अब केवल अरब तक ही नहीं रहा बल्कि अरब से बाहर इराक, ईरान, अफगानिस्तान और इस साइड मिस्र वगैरह तक खिलाफत का विस्तार हो चुका था। तो इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन में केवल वहीं के लोकल लोगों को जो कबीलाई बेस को हटा दिया गया था, तो कबीलों के बेस के ऊपर जो पुरानी जो लॉयल्टी बनी हुई थी वो लॉयल्टी भी उमैयद वंश के साथ नहीं रही। लेकिन अब जो बाकी अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, मान लीजिए जैसे ईरान में रहने वाले लोग हैं तो वो उनको पसंद नहीं करते थे, मिस्र में रहने वाले लोग भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे। उमैयद वंश के शासकों ने उस समय कई प्रकार के लोगों से प्रॉमिस किए थे कि टैक्सेशन में छूट दी जाएगी, तो वो भी उनको नहीं मिली। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने जिस प्रकार से एक सेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट किया वहां पे, उस सेंट्रलाइज सिस्टम से भी लोग आसपास के जो बाकी क्षेत्रों के लोग थे वो नाराज थे। तो इसलिए उनके खिलाफ जिससे एक नए प्रकार के एक नए वंश के उदय हुआ उसी को अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था में जो केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि उन्होंने सारी चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। जो ज्यादातर जो पावर सेंटर था वो पावर सेंटर में उन्होंने अपने ही लोगों को फिलअप करने की कोशिश की, तो जिससे जो बाहरी क्षेत्रों में जहां पर खिलाफत का प्रशासन था वहां के लोग हैं वो धीरे धीरे उनसे नाराज होते चले गए। तो इसलिए दवा नाम का एक सुनियोजित आंदोलन हुआ, दवा नाम का एक मूवमेंट उस समय चला जिसने कि इस वंश को उखाड़ फेंका और 750 में उमैयद वंश की जगह पे अब्बासियों ने ले ली जो कि मक्का के रहने वाले थे। तो इस पूरे प्रोसेस को अब्बासी रेवोल्यूशन के नाम से, अब्बासी क्रांति के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब्बासियों के खिलाफ जो विद्रोह की शुरुआत थी वो ईरान में जो खुरासान क्षेत्र है वो एक जो कि जो सेंट्रलाइज जो इस सिस्टम है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो अब्बासियों का जो विद्रोह है तो उससे पहले जो आपके शासक थे, जो उससे पहले वाले जो उमैयद वंश थे, तो उमैयद वंश के जो लोग थे उन्होंने सीरिया के अंदर दमिश्क में अपनी कैपिटल को स्टेब्लिश किया था। तो सीरिया के दमिश्क का जो सेंट्रलाइज पार्ट था वहां तक तो पूरा कंट्रोल उनका बना रहा, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र थे जैसे ईरान में जो खुरासान है, रूस से आगे के क्षेत्र अफगानिस्तान तक जो उनका अधिकार था वहां पर पावर सेंटर वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार के सेंट्रलाइज प्रोसेस को क्रिएट किया था तो सेंट्रलाइज प्रोसेस में केवल अपने राजधानी और राजधानी के पेरीफेरी का जो इलाका है वहीं पर एक सुदृढ़ कंट्रोल बनाए रखा जा सकता है। बाकी इलाकों में आप तभी कंट्रोल बना पाओगे यदि आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट करते हो, यानी कि आप किसी न किसी प्रकार से अपनी पावर को लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हो। लेकिन उमैयद शासकों ने पावर को किसी के साथ शेयर नहीं किया, उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो इसीलिए जो अब्बासियों का ये विद्रोह है ये ईरान में जो खुरासान एक जगह है वहां से बहुत दूर एक क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। अरब सैनिक जो कि अधिकांश थे इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। तो उस समय जब सीरिया में दमिश्क को कैपिटल बनाकर जो उमैयद शासकों ने जो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी तो उसी में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो सीरियाई लोग थे। तो इसलिए सीरियाई लोगों की उस प्रभुसत्ता से जो अरब लोग थे वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। खुरासान के जो अरब नागरिक थे वो उन्हें इसलिए नापसंद करते थे कि उन्हें जब एक उमैयद शासकों ने जब चौथे खलीफा के खिलाफ जो विद्रोह किया था तो उसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था खुरासान के लोगों से कि उन्हें टैक्सेशन में रियायतें दिए जाएंगे और उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के जो प्रोमिसेस थे वो उमैयद शासकों के द्वारा उनके फुलफिल नहीं हुए, तो इसलिए वहां के नागरिक भी उनको नापसंद करते थे। ईरानी मुसलमान है वो उन्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि ईरानी मुसलमान अपनी जो जातीय चेतना से ग्रस्त जो अरब लोग थे उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा था और वे उम्मीदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिफरेंट पार्ट्स पे जैसे जैसे जो खिलाफत उस खिलाफत का विस्तार होता चला गया तो वहां के जो लोग थे उन्होंने इस धर्म को तो अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम था उस सेंट्रलाइज सिस्टम में जिस प्रकार का प्रभुत्व, जैसे शुरुआत में जो अरब कबीलों का प्रभुत्व था उसके बाद सीरिया के लोगों का प्रभुत्व बना, तो बाकी लोग भले ही एक
पर्टिकुलर टाइम में उनके अंडर में आ गए थे, लेकिन वो हमेशा ही उस प्रभुत्व का जो एक कंट्रोल सिस्टम था उसका विरोध करते थे। तो इसीलिए ये इस प्रकार की क्रांति उस समय हुई है। अब अब्बासी थे, अब्बासियों ने कोई भी क्रांति करनी है तो अब्बासियों ने भी किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को प्रोफेट साहब से कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल सके। तो अब्बासियों ने, जो कि पैगंबर साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे, तो उन्होंने अपने आप को पैगंबर साहब से किस प्रकार से कनेक्ट किया है कि वो पैगंबर साहब के जो अंकल थे अब्बास, ये उनके वंशज थे, जिससे कि उन्हें जो अलग अलग प्रकार के ऐसे समूह जो कि उमैयद शासकों को नापसंद करते थे उनका इजीली समर्थन मिल गया। साथ ही उन्होंने लोगों को यह वचन भी दिया कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। और इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने अपने आप को पैगंबर के परिवार से कनेक्ट कर ही दिया है। तो इसलिए सत्ता प्राप्त करने का अपना जो एफर्ट था उसको उन्होंने वैध ठहराया कि इसका कोई विरोध ना करे। तो उस समय जो होता था, नॉर्मली शुरुआत में जो लोग थे वो पैगंबर साहब के परिवार से अपने आप को कनेक्ट करते थे, और उसके बाद की शासकों में भी हम देखेंगे तो लोगों ने अपने आप को खिलाफत से कनेक्ट करने की कोशिश की है। उनकी सेना का जो लीडरशिप है, अब्बासी क्रांति में जो सेना का जो लीडरशिप है वो एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उम्मीद खलीफा मारवान था उसको जब नदी, जब नाम से एक रिवर है यहाँ पे, तो जब नदी के यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने हरा दिया और एक नए वंश की स्थापना की जिसको अब्बासी वंश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अब्बासी वंश में क्या हुआ, तो अब्बासी वंश में जैसे हम जानते हैं कि अब्बासी क्रांति की शुरुआत है वो ईरान से हुई है। तो अब्बासी शासन के अंतर्गत सिंपल सा है कि जो ईरानी कल्चर, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन, ईरानी लोग हैं उनका प्रभुत्व बढ़ जाएगा। तो अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में कमी आई। अरब लोग जो सऊदी अरब के मक्का मदीना में रहने वाले लोग थे, इनकी प्रभाव में कमी आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने भी अपनी एक नई राजधानी बनाई जो कि प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडर थे उनके नजदीक बगदाद में स्थापित की। बगदाद जो कि वर्तमान में इराक की कैपिटल है। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए सेना और नौकरशाही का दोबारा से पुनर्गठन किया गया और गैर कबीलाई आधार पर इस सेना को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा ईरानी लोगों को उसमें शामिल किया गया। खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय। अब हम देख रहे हैं कि जो अब शुरुआती 4 खलीफा थे, उसके बाद उमैयद वंश आए, उमैयद वंश के बाद हम देख रहे हैं कि अब्बासी शासक आए, लेकिन अब्बासी शासकों के बाद जो खिलाफत वाला सिस्टम है इसका विघटन हो गया, इसका डिक्लाइन हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे जो इस इस्लामी संसार है उसमें अलग अलग प्रकार की सल्तनतों का उदय हुआ, जिसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया गया है कि किस प्रकार अलग अलग सल्तनत है उनका उदय हुआ। तो वो एक एमसीक्यू पर्पज से हमें इसको देखना है। तो अब्बासी राज्य 9वीं सेंचुरी में धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, क्योंकि जो दूर के प्रांत है उनके ऊपर बगदाद का नियंत्रण है वो कमजोर हो गया। दोबारा से जो उमैयद शासकों के सामने जो प्रॉब्लम आ रही थी वही दिक्कत अब्बासी शासकों के सामने भी आ रही थी कि जो बगदाद है, बगदाद की जो कैपिटल है उसके आसपास की पेरीफेरी में है, वहां पे इनका शासन अभी भी मजबूत था, लेकिन दूर के जो प्रांत थे उनके ऊपर इनका नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। क्योंकि सेना और नौकरशाही में इन्होंने जिस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया था, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 गुट बन चुके थे। एक गुट वो थे जो कि ईरानी संस्कृति और ईरानी कल्चर और ईरानी लोगों को सपोर्ट करते थे, दूसरे लोग वो थे जो कि अरब संस्कृति को सपोर्ट करते थे। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा इन 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे इनका शासन और कमजोर होता चला गया। सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। अब्बासियों की सत्ता है वो जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक ही सीमित रह गई और 945 में वो भी छीन गई, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र में बुहावी नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से जो अब्बासी जो साम्राज्य स्थापित हुआ था उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ और छोटे छोटे राजवंशों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कि यहाँ पे बाद में खिलाफत के ऊपर अधिकार करने की चेष्टा की है, कि खिलाफत के ऊपर अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने अपने दावे पेश किए हैं। तो उनको हम केवल एमसीक्यू पर्पज के लिए देख रहे हैं। एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। जो फातिमी ये राजवंश था इसका उदय है वो मिस्र के अंदर हुआ था। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वो पैगंबर साहब की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वो इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कोशिश की, लोग अपने आप को यहाँ पर एक वैध शासक ठहराने के लिए, अपने क्लेम को उचित रूप से ठहराने के लिए किसी न किसी प्रकार से प्रोफेट साहब के फैमिली से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब्बासी शासकों ने अपने आप को कनेक्ट किया कि वो प्रोफेट साहब के जो चाचा अब्बास है उनके वंशज हैं, और यहाँ पे जो फातिमी वंश है उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया कि वो प्रोफेट साहब की जो बेटी फातिमा है वो उनके वंशज हैं। तो उत्तरी अफ्रीका में अपने एक अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की प्राचीन राजधानी फुस्पात की बजाय एक नए शहर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जो काहिरा, जो कि वर्तमान में इजिप्ट की कैपिटल है। इसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई थी।
तो ये आपका छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन देखा। फातिमा राजवंश क्या था, इसका उदय था वो मिस्र के अंदर हुआ था। इन्होंने मिस्र के अंदर एक नई राजधानी बनाई। तो इजिप्ट की पुरानी राजधानी खुशपात थी, नई राजधानी काहिरा थी। ये अपने आप को जो प्रोफेट साहब की जो बेटी फातिमा थी उससे अपने आप को कनेक्ट करते थे। तो एमसीक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अगला जो सब हम देख रहे हैं कि सल्तनत किस प्रकार से आएगी। अब खिलाफत वाला सिस्टम है उसका डिक्लाइन हो चुका है, तो अब अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे शासकों ने अपनी जो सल्तनत की स्थापना की है उनको अब हम एमसीक्यू पर्पज के लिए देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि जो सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनकी इंपोर्टेंस धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और जो मध्य एशियाई क्षेत्र है जहां पर स्टेपी ग्रासलैंड्स थे, जो वहां पर एक नए प्रकार के कबायली जो लोग थे उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। और ये लोग थे वो स्टेपी ग्रासलैंड्स में अपने एनिमल हर्डिंग करते थे। तो एनिमल हर्डिंग के प्रति ये उनके पीछे पीछे घोड़ों के ऊपर घूमते रहते थे। तो ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे। तो इसलिए अच्छे घुड़सवार होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे सैनिक भी थे कि घोड़े को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए और घोड़े के ऊपर बैठे बैठे किस प्रकार से तीरंदाजी की जाए, उसमें इनका मुकाबला उस समय किसी भी आर्मी के अंदर नहीं था। तो अपनी इन स्किल्स को लेकर इन्होंने कई प्रकार के छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की, और इसी प्रकार का एक राज्य की स्थापना उन्होंने इंडिया में भी की है, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो ये लोगों की शुरुआत हो तुर्किस्तान का जो मध्य एशियाई घास के मैदान जिनको स्टेपी ग्रासलैंड्स बोलते हैं वहां से हुई है। ये लोग वहां पे खनाबदोश कबायली जीवन जीते थे। खनाबदोश लोग, जैसा हमने अरब में भी देखा था कि लोग बुद्दीन खनाबदोश थे, वो खाने के लिए अपने ऊँटों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। तो उसी प्रकार के खनाबदोश लाइफ इनकी भी थी, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। जो गजनी नाम से जो सल्तनत है उसकी स्थापना अल्पतकीन के द्वारा की गई थी, और उसे गजनी के महमूद के द्वारा और मजबूत बनाया गया था। तो यदि महमूद के बारे में आपने पढ़ा हो तो महमूद गजनी वही है जिसने कि सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 26 बार अटैक किया था इंडिया में। सोमनाथ का जो मंदिर है उसके ऊपर इसके द्वारा 26 बार अटैक किया बताते हैं। ठीक है। बुआवियों की तरह गजनवी का एक सैनिक वंश था जिसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। तो इनकी आर्मी में कई सारे भारतीय लोग भी शामिल थे। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था। तो एमसीक्यू याद रखिएगा, मासूद का जो भारतीय सैनिक था उसका नाम तिलक था। गजनी के महमूद की डेथ के बाद वहां पे जो अव्यवस्था क्रिएट हुई 1030 में गजनी के महमूद की डेथ हो जाती है। तो वहां पे जो अव्यवस्था क्रिएट होती है उसके बाद वहां पे जो सल्जुक तुर्क है, सल्जुक लोग हैं, वो तुर्क जाति से कनेक्टेड है। सल्जुक तुर्कों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निसापुर को अपनी कैपिटल बनाया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर लिया। तो उससे पहले हमने देखा था कि बगदाद के ऊपर 945 में जब अब्बासी साम्राज्य का डिक्लाइन होता है तो वहां पर शिया वंश की स्थापना हो चुकी थी। तो सल्जुक तुर्कों के द्वारा वहां पर बगदाद को पुनः जीतकर वहां पर सुन्नी शासन की स्थापना कर दी गई। खलीफा अल कायम। अब ये कि खलीफा का आप नाम सुन रहे हो तो अब खलीफा के अंडर में ज्यादा कोई एम्पायर नहीं है, लेकिन जो खलीफा की जो पदवी है वो धार्मिक रूप से अभी भी इस्लाम में बनी हुई है। एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट के रूप में अभी भी खलीफाओं को वहां पे कायम रखा गया है। और उसका ये कोशिश होता है कि जो भी कोई नया राजा बनता था वो खलीफा से अपनी उपाधि या अपनी तरफ से खलीफा से एक परमिशन लेता था कि मैं खलीफा के सेनानाई के तहत यहाँ पर शासन करने की परमिशन चाहता हूँ। और जब खलीफा इस प्रकार की कोई परमिशन ग्रांट कर देता था तो लोगों को अपने लोगों को जो सेटिस्फाई करना होता है, जो अपने सिटीजन थे उनको इजीली वो लोग अपना कंट्रोल बना पाते थे कि मैं इस्लाम की खलीफा की तरफ से आपके ऊपर शासन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से इंडिया में हम देखते हैं कि राजा लोग होते थे वो बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाते थे ताकि जनता के बीच ये धारणा बैठाई जा सके कि वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस जमीन के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का जो रेस्पेक्टेबल पोस्ट वहां पे अब खलीफा में बन चुकी थी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो कि एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने की धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से पूरी तरीके से अलग कर दिया था। अब ये धर्म युद्ध जो हम पढ़ रहे हैं, धर्म युद्ध वो जो इस्लाम और जो क्रिश्चियन लोग थे उनके बीच में जो युद्ध हुए हैं इस समय, उन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेड्स के नाम से जाना गया है। तो मध्यकाल के इस्लामी समाज में जब क्रिश्चियंस को जो फॉलो किया जाता है, ईसाइयों के बारे में जो भी हमें बुक्स में मिलता है, तो ईसाइयों को वो लोग पुस्तक वाले लोग बोलते हैं, अहल अल किताब, क्योंकि उनके पास ईसाइयों के पास अपना खुद का एक धर्म ग्रंथ था जिसको न्यू टेस्टामेंट कहा जाता था। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में अभी भी बना हुआ था। अब यह कि जेरूसलम की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखिएगा, 3 रिलीजन के लिए जेरूसलम एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहूदियों के लिए, इस्लाम के लोगों के लिए और साथ ही क्रिश्चियन लोगों के लिए। इस्लाम जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनके लिए जेरूसलम इसलिए इंपॉर्टेंट बना कि जेरूसलम को उन्होंने 638 में जीत लिया था प्रॉफिट साहब के जस्ट बाद में। और उसके बाद हमने देखा था कि अब उन मलिक ने वहां पर
न्यू रॉक ऑफ डोम की स्थापना करके वहां पर इतनी शानदार एक डोम बनवाया था, और उसके बाद वहां पे कई प्रकार के ऐसे मॉस्को वगैरह भी बनाए गए थे। जो यहूदी लोग थे उनका भी वहां पे एक प्रार्थना घर था, इसलिए उनके लिए भी जेरूसलम एक इंपॉर्टेंट सिटी था। क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन लोगों का यह मानना था कि ईसाई को जो सूली के ऊपर जो लटकाया गया था और उसके बाद उनका जो पुनर्जीवन हुआ था वो जगह जेरूसलम ही है, जहां पर क्रिश्चियन साहब को इस मतलब जो ईसा मसीह थे उनको सूली के ऊपर क्रॉस के ऊपर लटकाया गया था, और वहां पर मेरी के द्वारा उनका जो पुनर्जीवन की जो कहानी है उससे उनका जेरूसलम कनेक्टेड है। तो अब जो धर्म युद्ध थे, ये धर्म युद्ध का जो मेन मोटिव आप मान लो कि जो अब जो क्रिश्चियन लोग थे वो चाहते थे कि जेरूसलम के ऊपर दोबारा से इस्लाम के अधिकार को समाप्त कर वहां पर दोबारा से रोमन एम्पायर का स्टेट जो रोम जो उनका पोप होता है उसका अधिकार, या क्रिश्चियनिटी जो यूरोप के लोग होते हैं उनका उसके ऊपर अधिकार बने, क्योंकि ये उनका एक पवित्र स्थान है जहां पर वो तीर्थ यात्रा वगैरह भी करते रहे हैं प्राचीन काल से ही। अभी इंग्लैंड के अंदर यदि आप पूरे यूरोप का इतिहास पढ़ोगे तो यूरोप में उस समय तक जो लोग थे वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वहां पे इस समय एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई है जिसको पीस ऑफ गॉड आंदोलन बोलते हैं। तो पीस ऑफ गॉड आंदोलन के द्वारा जो वहां पे जो सामंती लोग होते थे, जो कि लॉर्ड्स होते थे, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, उन सबकी लड़ाइयों को अब वहां पे शांति इस्टेब्लिश करने के लिए पीस ऑफ गॉड मूवमेंट शुरू किया गया। अब यह कि लोग जब आपस में लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया यूरोप में, तो अब किसके साथ लड़ाई करेंगे, तो उनकी लड़ाइयों को अब मोड़ दिया गया इस्लाम के खिलाफ। तो ईश्वरीय शांति यानी पीस ऑफ गॉड आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। ईसाई जगत का मतलब है कि पहले वो आपस में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, अब वो गॉड के जो शत्रु हैं जो कि मुस्लिम हैं उनकी तरफ उनको मोड़ दिया गया। इससे एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण हुआ जिसमें कि अविश्वासियों यानी विधर्मियों जो कि इस्लाम के लोगों को माना जाता था के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित बल्कि प्रशंसनीय भी समझी जाने लगी, कि उसकी प्रशंसा गीतों में आपको देखने को मिलेगी। 1095 में जो पोप है उसने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर, बाइजेंटाइन सम्राट में दोबारा से बता रहा हूँ कि बाइजेंटाइन एम्पायर वही है जो कि आपके रोमन एम्पायर में पढ़ा था कि रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हो गया तो आपका जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वहां पे आपका बाइजेंटाइन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होलीलैंड, होलीलैंड का मतलब यहाँ पे जेरूसलम है, पुण्य देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध का आह्वान किया। तो आप मोटिव आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जेरूसलम को मुक्त करवाने के लिए पोप के द्वारा इस युद्ध का आह्वान किया गया। तो 1095 से 2229 के बीच में पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई, और फिर लगातार अनेक युद्ध उनके बीच लड़े गए, और इन सब लड़ाइयों को बाद में हिस्ट्री में धर्म युद्ध या क्रूसेड का नाम दिया गया। ठीक है, धर्म युद्ध इसलिए कि दो धर्मों के बीच लड़ाई हुई है, मोटिव दोनों का एक ही है, जेरूसलम के ऊपर कब्जा बनाए रखना। तो इन सब को लेकर और लड़ाइयों का जो इंस्पिरेशन था वो रिलीजन है, दोनों ही जो हिंदू और मुस्लिम जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रहे थे तो उनका जो मोटिव है वो भी रिलीजन से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए इसको धर्म युद्धों के नाम से हिस्ट्री में बोला गया। जो फर्स्ट धर्म युद्ध था वो 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में जो एंटियोक और जेरूसलम है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमान दोनों ही स्कॉलर्स ने काफी कुछ लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित किए। ये राज्य स्थापित किए गए यूरोपियन सोल्जर्स के द्वारा। इन क्षेत्रों को बाद में सामूहिक रूप से आउटर रेमर की उपाधि दी गई। आउटर रेमर का मतलब होता है समुद्र पारी भूमि, क्योंकि ये क्षेत्र यूरोप और जो आपका जो मुस्लिम एम्पायर इनके बीच में क्या है आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के इस साइड के जो पूरे शहर थे इनको समुद्र पारी भूमि के नाम से उन्होंने पुकारा, जिसको आउटर रेमर बोला जाता है। और इस पहले धर्मयुद्ध के बाद जितने भी क्रूसेड्स हुए, जितने भी धर्मयुद्ध हुए हैं वो सारे इसी समुद्र पारी भूमि या आउटर रेमर की सेफ्टी और उसके एक्सपेंशन के लिए हुए हैं। ठीक है, आउटर मेरर प्रदेश कुछ समय तक तो भली बातें कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेक्सा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की है। तो उसके बाद पोप ने बोला चलो दोबारा से एक दूसरा धर्मयुद्ध करते हैं। तो दूसरे धर्मयुद्ध में एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आउटर रेमर की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। तो इस प्रकार से धर्मयुद्धों के इतिहास में देखते हैं कि पहले धर्मयुद्ध में जो क्रिश्चियंस थे उनको बढ़त मिली, लेकिन सेकंड धर्मयुद्ध में उनको हार मिली, और धीरे धीरे उनके जो आउटर रेमर जो इलाके थे, जो समुद्र पारी भूमि थी जिसके ऊपर उन्होंने पहले धर्मयुद्ध में कब्जा किया था, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी।
ये आउटर रैमर इलाकों में वो अपने शक्ति को कायम रखने के लिए इस प्रकार के जो किले वगैरह बनाते थे उसकी पिक्चर्स हैं ये जो। अब हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन जो एक मिस्र सीरियाई ने साम्राज्य स्थापित किया था और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें उसने पराजित कर दिया। ये आपका तीसरा धर्म युद्ध। सलाहुद्दीन ने पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी के बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया और उस समय के अधिकांश अभिलेखों में यह संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाहुद्दीन का व्यवहार दयामय था, जो कि विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा कि पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। यानी कि पहले धर्म युद्ध में हमने देखा था कि जब क्रिश्चियंस लोगों ने यहाँ पर अधिकार स्थापित किया था जो एंटियोक के अंदर और जेरूसलम में, तो वहां पर उन्होंने यहूदियों और मुस्लिम लोगों के वो बहुत सारे अत्याचार किए थे और उनमें कई सारे लोगों को उन्होंने मार डाला था। लेकिन ये तीसरे धर्मयुद्ध में ये बताया गया कि तीसरे धर्मयुद्ध जो कि सलाहुद्दीन के द्वारा किया गया था, यहाँ पर उन्होंने ईसाइयों को हरा दिया, लेकिन फिर भी उसने ईसाई लोगों के साथ दयामय व्यवहार को दिखाया है। अब जेरूसलम के छीन जाने के बाद तीसरे धर्मयुद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन इस धर्मयुद्ध को करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं कर सके। अब ये फाइनल धर्मयुद्ध है जिसमें भी उन्हें जो क्रिश्चियन लोग थे, जो यूरोप से आने वाले लोग सैनिक थे, उनको कोई ज्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन उन्होंने साथ ही ये परमिशन उन्हें जरूर मिल गई कि उन्हें जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि जेरूसलम उनके भी जो गॉड है उनसे कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे जब तीर्थ यात्रा के लिए क्रिश्चियन लोग आए तो उन्हें भी परमिशन करने की उसके अंदर प्रवेश करने की परमिशन वहां पे दे दी गई। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया और ये फाइनली है कि जब धर्मयुद्ध करने वाले जितने भी ईसाई लोग थे उनको फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया। तो इन्हीं धर्म युद्धों में आप देख रहे हो कि जो क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, जो आपके मुस्लिम समाज है, उनके बीच में फिलिस्तीन हो गया, जेरूसलम हो गया, ये पुराने समय से ही बहुत ही एक डिबेटेड जमीन रही है। और मॉडर्न टाइम में भी वहां पर इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी आप देख रहे हो कि इजराइल, फिलिस्तीन, अरब्स के बीच में वहां पर इसी प्रकार की कंडीशंस आज भी है। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जो आपस में शत्रुता के जो बीज होते हैं या आपस में दोस्ती के बीज होते हैं, वो बीज बहुत पुराने होते हैं, बहुत पुराने समय से उनको बोया जाता है और उनकी जो फसल है वो आने वाला समाज काटता, आने वाली सोसाइटी काटती है। तो इतिहास पढ़ने का, जैसा कई बार हम देखते हैं, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इतिहास का दिन क्यों किया जाना चाहिए। तो इतिहास हमें ये सिखाता है कि अपनी पुरानी गलतियों से हम दोबारा से शिक्षा लेकर हमारे आने वाले फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो लास्ट जो पार्ट बचा है वो हम जल्दी करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।